नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। एफआईआर पर रार। दरअसल हम देखते हैं कि बहुत बार नौकरियां देने के नाम पर बहुत सारे झांसेबाजी होती है। नौकरी के नाम पर बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं और जब नौकरियां नहीं मिलती तो वो मुश्किल खड़ी होती है। कुछ लोग पैसा वसूल करने जाते हैं, कुछ लोग जो है उसमें आत्महत्या का शिकार होते हैं और इसमें कई बार ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं, या तो वो सरकारी क्षेत्र के होते हैं या मंत्री के आसपास के प्रभावी लोग होते हैं या कोई ऐसा आदमी होता है जो सरकार में जिसकी घुसपैठ होती है। पर इस बार थोड़ा मामला पेचीदा है और ये मामला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे पावरफुल मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, मोहम्मद अकबर का नाम आने के बाद ये जो है ये मामला बहुत हाइप ले रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक हेडमास्टर ने आत्महत्या की। इस मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। डोंडी थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर समेत 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता पे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर में जो है हेडमास्टर की जेब में मिले सोसाइटल नोट के आधार पर दर्ज किया है। मोहम्मद अकबर पर एफआईआर के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही कि भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। दरअसल बीते दिनों डोंडी विकास खंड के जो स्कूल हैं, आड़गांव स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, वहां पर तैनात देवेंद्र कुमार ठाकुर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक देवेंद्र के घर से सोसाइटल नोट मिला। सोसाइटल नोट में वन रक्षक और चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए लेन देन का जिक्र है। इस मामले में कई और लोगों के खिलाफ 3,70,00,000 की ठगी का मामला दर्ज है। साथ ही हेडमास्टर ने अपनी मौत के लिए मोहम्मद अकबर समेत 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच में पहले ही कांग्रेस अपने नेता को क्लीन चिट देते हुए निर्दोष बता रही, साथ ही कह रही कि सरकार को अगर लगता है कि कांग्रेस नेता डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पर न्यायालय की शरण में भी वो ले सकती है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि सरकार निष्पक्ष है, अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर पे ठनी रार पर चर्चा के पहले देखते और सुनते हैं कि इस पे नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पता करूंगा, यदि इस प्रकार की घटना है तो निश्चित रूप से कोई कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम के तहत पूरी जो हमारी संविधान में आईपीसी में जो भी भारतीय दंड न्याय संहिता में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा। मैंने कहा, लगातार मैं कहते भी आ रहा हूँ, लगता है सरकार को एफआईआर करने से डर जाएंगे, लगता है सरकार को लाठी मारने से डर जाएंगे, लगता है सरकार को जेल भेजने से डर जाएंगे कांग्रेसी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी में है। हमने तो कहा कि आपके एफआईआर के बुक में जितना कोरा रखना है रख लो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे डरने वाले नहीं हैं। देखिए, सिर्फ ये सरकार कांग्रेसियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए बनी है। चलिए, तो हम एफआईआर पे जो रार हो रही है, जो टकराहट हो रही है, इस पे अभी हमने दोनों ही तरफ से बयान सुने। अब सवाल ये है कि ये कांग्रेसी पे अपने आप एफआईआर तो नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि सामान्य कोर्स में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो आत्महत्या के कारणों की जांच होती है और उसका कोई सोसाइटल नोट मिलता है, ऐसे आए दिन हमको पढ़ने मिलता है, तो उसके आधार पे पुलिस विवेचना करती है और विवेचना के बाद जिन लोगों के नाम होता है कि उसको आत्महत्या के लिए ऐसा विवश होने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उनके खिलाफ केस बनते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम है तो इस पर निश्चित रूप से बहस होना स्वाभाविक है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए के.एस. चौहान जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है, और हमारे साथ अभय नारायण कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। अभय जी, ये बात बताइए कि ये बीजेपी, जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये जो शासन है ढूंढ ढूंढ के कांग्रेसियों पे एफआईआर कर रहा है। चलो एक बात मान लेते हैं कि राजनीतिक एफआईआर हो रही है, पर यह मामला तो आत्महत्या का है और जो आदमी मरा है वो किसी पार्टी का नहीं था। उस आदमी ने अगर सोसाइटल नोट में किसी का नाम लिखा है तो क्या पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए? और फिर दूसरा कि लोगों की भर्ती के नाम पर, वन विभाग में चपरासी और वनपाल की भर्ती के नाम पर यदि कोई आदमी इस तरह की कुछ हरकत कर रहा था, ठीक है, हम कह सकते हैं कि मंत्री का इसमें सीधे कोई लेना देना नहीं होगा,
मंत्रियों के नाम पर भी बहुत सारे लोग उल्टे सीधा काम करते हैं। और हम आए दिन खबर पढ़ते हैं कि मंत्रालय में कोई छोटा कर्मचारी नौकरी दिलाने के नाम पे झांसाबाजी कर रहा था, पर वो बताता ये कि उसके रसूखदार लोगों से संबंध है, इसी आधार पे वो पैसे मिलते हैं उसको। तो ये अगर पुलिस ने एफआईआर की है तो इसमें ये कहां से आ गया कि कांग्रेसियों को फंसा रहे हैं? अभय जी। तो बात भैया, मामला गंभीर है, आत्महत्या का मामला है, और एक शिक्षक जो अपने परिवार का मुखिया रहा होगा, जिसकी बहुत जिम्मेदारियां रही, उसको आत्महत्या करने की नौबत आई। तो ये तो हम स्वीकार करते हैं कि मामला गंभीर है, और ऐसे गंभीर मामलों की विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और कानून को कार्रवाई करना चाहिए। इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले समाज में बढ़ रहे हैं, आत्महत्या के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। और अब आ गया मामला नौकरी का, नौकरी के बदले पैसे लेने का, पैसा लेने के बदले काम नहीं करवाने का, और उस काम नहीं करवाने या जो पैसे लेने वाले व्यक्ति थे वो लोग कौन थे और किसके नाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब साजिश की जो बात दीपक बैद जी ने की, वो इस मामले के अलावा जो मामले हुए हैं, बलौदा बाजार का मामला जिसमें विधायक देवेंद्र के साथ गिरफ्तारी की गई है, और ऐसे मामले, यहाँ तो सुसाइडल नोट में नाम है तब एफआईआर हो रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले भी हैं, बिलासपुर में भी हैं, सुसाइडल नोट में नाम नहीं है, परिवारजनों ने नाम ले दिया, उनके ऊपर भी एफआईआर 2 साल 3 साल के बाद की जा रही। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनको लेकर दीपक बैद जी ने इस मामले में टिप्पणी की। अब मैं आता हूँ, साजिश क्या दिखती है। मोहम्मद अकबर के बारे में तो बात भी मेरे ज्यादा आप जानते हैं, चौहान साहब जानते हैं, ये प्रदेश जानता है। एक कद्दावर नेता है, एक छात्र नेता से लेकर विधायक और मंत्री तक का सफर समाज में उन्होंने तय किया, छत्तीसगढ़ में तय किया है। और अभी आपने कहा कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि मंत्रियों को संज्ञान नहीं होता, लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री का नाम लेकर नीचे की दलाली करते हैं और खेल करते हैं। तो पुलिस को जरा जल्दबाजी नहीं करनी थी। अकबर के मामले में, अकबर जी के मामले में जांच होनी चाहिए थी, समीक्षा होनी चाहिए थी कि क्या मोहम्मद अकबर से वो व्यक्ति कभी मिला, क्या मोहम्मद अकबर के पास वो शिक्षक कभी गए थे और उन्होंने कहा था कि आपके नाम से इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे पैसे दिलवाए या पैसे दिए या नौकरी के नाम पर आपके नाम से लेन देन कर रहे हैं। कभी अपने जीवन काल में अगर वो गए होंगे और उन्होंने उनको सुना होगा या अनसुना किया होगा तो बात तो बनती है। लेकिन अगर मोहम्मद अकबर का केवल नाम लिखना फिर सुसाइड हो जाए तो थोड़ी सी हड़बड़ी एफआईआर में मोहम्मद अकबर को लेकर नहीं करनी थी, ऐसा मानना है। जांच अभी भी करेंगी, न्याय पे हमको भरोसा है। अगर वो बेदाग हैं, अगर उनका कोई उसमें रोल नहीं है तो परेशानियां कुछ होंगी, लेकिन अंत में परेशानी नहीं होगी, ये भी हमको विश्वास है। और उन्होंने स्वयं सामने आकर अपना बयान दिया है कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति सरकार कर रही है 8 महीने की, ये बदलापुर की सरकार नजर आ रही है। मैं इस मामले को छोड़कर, इस मामले को अलग रखकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात भी है दीपक बैद जी को इतना बड़ा बयान क्यों देना पड़ा, क्यों उन्होंने कहा कि जेलें खाली रखिए, क्यों कहा कि हम लाठी खाने को तैयार हैं, क्यों कहा कि आप कितनी एफआईआर करेंगे। अभी बहुत से ऐसे मामले आए भाजपा 8 महीने के शासनकाल में आए कि भाजपा नेताओं पर आरोप लगाकर पत्र दिए गए, जांच की मांग की गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत से ऐसे मामले आए जिसको लीपापोती करके भाजपा नेताओं को बचाने का प्रयास किया गया, वहां तो एफआईआर काम नहीं करती। लेकिन कांग्रेस का कहीं मामला आता है और कहीं बड़े नेता का मामला आता है तो जितनी हड़बड़ी की जाती है उस पर शंका होती है। उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने क्या, लेकिन मैं कहूंगा कि मामला गंभीर है, इसकी जांच कोई वरिष्ठ अधिकारी करे, इसकी जांच कोई निष्पक्षता से करनी चाहिए, क्योंकि ये मामले और बढ़ेंगे। और भाजपा के अच्छा अभय जी मैं आपको एक बात के लिए रोकता हूं। मैं आप लोगों को शायद ना मालूम है, एक चीज आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों ये पीएससी के घोटाले को बड़ी बात हुई और पीएससी पे सीबीआई आई, ये आई वो आई, पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। यही पीएससी है जिसने वन रक्षक की परीक्षा भी विज्ञापित की, यही पीएससी थी जिसने चपरासी की परीक्षा। पीएससी बनी किसके लिए थी? गस्टेड ऑफिसरों के लिए, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पीएससी रखी गई है। उससे नीचे के जब लोग थे, तो जब मध्य प्रदेश था तो मिनी पीएससी थी, या फिर अभी जो है व्यापम इसको भर्ती करने का काम करता है। पर यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में वन विभाग में जो भर्ती हो रही थी,
तो पीएससी इसकी भर्ती कर रही थी। अब सवाल ये था कि उस समय कोई आदमी, मैंने तो इस बार उस समय एक संपादकीय भी लिखा था कि भाई क्या पीएससी का स्तर गिर गया है, कि पीएससी जो है अब ये कल को मालूम पड़ेगा कि यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा लेती है वो मालूम पड़ा चपरासियों की, बाबुओं की परीक्षा ले रही है, तो आप बोलोगे साहब हम तो यूपीएससी की परीक्षा से पास हैं। तो ये हुआ हमारे राज्य में। हमारे राज्य में आए दिन सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल की थी, कि विष्णु साय की थी, कि रमन सिंह की थी, ये झांसेबाजी बहुत होती है। लोगों को ये पता नहीं, लोग क्यों नहीं समझते हैं कि भर्ती की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी आदमी आज कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी को यूं ही बुला के ऑफिस में नहीं रख सकता, उसके लिए परीक्षा पास करनी होती है, उसके लिए लाखों आवेदन आते हैं। पर एक प्रधान पाठक थे और वो, उनको लगा कि चपरासी और जो उसके लिए लोग बोल रहे हैं, और उसमें पैसे का लेन देन हुआ, एक मंत्री का नाम आया। आपने एक बुनियादी बात उठाई कि अगर वो प्रधान पाठक थे तो मोहम्मद अकबर के पास जाके एक बार बात कर सकते थे कि आपका नाम इसमें आ रहा है। पर वो इतनी व्यवस्था जो भी हुई कि उनको सुसाइड करना पड़ा, और उनके सोसाइटल नोट में चूंकि नाम है इसलिए हम यहाँ बैठ के आज बात कर रहे हैं। अब मैं के.एस. चौहान जी आपके पास आऊँगा कि ये पूरे प्रकरण में कांग्रेस को लग रहा है कि साहब हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, और मोहम्मद अकबर के मामले में थोड़ी जल्दबाजी हुई है। पहले इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना था, फिर एफआईआर दर्ज करना। चौहान जी। देखिए सुभाष जी, थोड़ी देर के लिए मान आप जज हैं और कटघरे में अभी मोहम्मद अकबर जी है और मैं उनका वकील। मैं ये दलील पेश करना चाहता हूं योर ऑनर कि मेरा जो क्लाइंट है वो बेगुनाह है, क्योंकि वो पहले वन मंत्री रह चुका है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये वन मंत्री का ही पावर है, वन मंत्री का ही विभाग है, लेकिन इसमें मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको फंसाना चाहती है। ये मैं मानता हूं योर ऑनर कि जो मरा है, और ये भी मैं मानता हूं कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। ये कोर्ट ने बोला है कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। ये कोर्ट भी बोल चुकी है कई बार, कई केसों में। लेकिन मैं ये मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि उसके सुसाइडल नोट में नामजद है, उनका मोहम्मद अकबर का नाम है उसमें, और अन्य लोगों का भी नाम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनके विभाग के मंत्री का नाम बोल रहा हूं, या ऐसा बोल रहा हूं कि उनके आदमियों ने लिया है, उनके जो वन मंत्री हैं उनके आदमी ने लिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन तब भी एफआईआर करने के लिए पुलिस ने जल्दबाजी की, मेरा ये कहना है योर ऑनर। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ये राजनीतिक लाभ है। अगर ये मंत्री नहीं होते, और ये सबसे ऊपर मंत्री है, अगर मान लीजिए कि इनको फंसाया नहीं गया, आपका ये जजमेंट रहेगा कि अगर इनको फंसाया नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, छत्तीसगढ़ से क्या केंद्र से भी चली जा सकती है। इतने कद्दावर नेता है ये, इसलिए आपके क्लाइंट को बरी कर दिया जाता है। क्या कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा कि कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ भाई एफआईआर हुई है, एफआईआर किस बेसिस पे हुई है? तो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ एक मृत व्यक्ति के, जो मर रहा है उसकी हैंडराइटिंग है, दूसरे की हैंडराइटिंग नहीं है, उसकी हैंडराइटिंग है, और उसमें उसका नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि किसी ने और ले लिया है उनके बिहाफ में, और पैसा लिखा जा रहा है, और उसके बाद ये एफआईआर हो रही है। तो उसके बाद आप मेरे को बताइए कि आप किसी को भी आप उठा के बोल देंगे कि हम एफआईआर करें? ये कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी में 2 मुर्गी चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नेताओं के ऊपर। 2 मुर्गी की चोरी। एक ऐसा भी रिपोर्ट लिखाई गई थी कि एक सूपा से चावल साफ कर रही थी, उसको लात मार के चले गया। ऐसी भी रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये कोई इमरजेंसी नहीं है, और इसमें नामजद किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं,
किसी थर्ड पर्सन, किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, एक जिसने अपनी जीवन गंवा दिया, आपने बात ही वहां से चालू की है कि जिसने जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो झूठ नहीं बोलता है। आपने बात वहीं से चालू की, मैं भी वहीं से बात चालू कर रहा हूं कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करना है उसको, अगर उसके कारण वो अपनी जान गंवा रहा है, उसके कारण उसको परेशानी आई है, तब वो उसका नाम लिख रहा है। उसको क्या करना है, मोहम्मद अकबर से या दूसरे नेताओं से? मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या उसी लिए चल रही है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी नेताओं को ऐसा बोलते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये एफआईआर नहीं कराती तो ये सब चीजें हो रहती, और एफआईआर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। शर्म आनी चाहिए। अरे इसमें चौहान जी दरअसल अभी जो अभय जी कह रहे थे कि अभय जी ने कहा कि ये मामला गंभीर है क्योंकि मृतक ने खुद लिखा है, पर उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने उदाहरण दिया देवेंद्र यादव का और बहुत सारे केस का कि इस समय जो है बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है, पर उन्होंने इस मामले में नहीं कहा कि फंसाया, क्योंकि तो इसमें तो खुद ही मृतक ने लिखा है। जी एक बात बताइए सुभाष, एक बात बताना चाह रहा हूं, सिर्फ देवेंद्र यादव का तो अभी का केस है, उसके पहले रानू साहू, उसके पहले एक और मोहतरमा और दूसरे भी लोग क्या बोलते हैं अंदर गए हैं। उनकी 5-5 हजार की पन्ने की चार्जशीट पेश की गई और उसके बाद उनको रिहा क्यों नहीं करा, उनको बेल क्यों नहीं मिली? और उसके बाद में वो लोग कांग्रेसी नहीं है ना, मैं ये बोल रहा हूं, सुनिए सुभाष जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या सबसे बड़े नेता देवेंद्र यादव हैं वहां पर? देवेंद्र यादव वहां पर थे, साजिश पहले दिन से दिखाई दे रही थी उनकी। क्यों गए वो 130 किलोमीटर दूर? वहां पर दूसरे नेता भी थे कांग्रेस के आसपास, वो तो वहां पर नहीं दिखाई दे रहे थे, ये क्यों दिखाई दे रहे थे? और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में वहां पर दिखाई दे रहे थे, जिनको अरेस्ट किया गया, वो नजदीकी क्यों निकले उनके? क्यों निकले? और उसके बाद एकाएक गायब वहां पर से क्यों हो गए? जब ये घटना हुई 10 जून को ये जब घटना हुई, वो आंदोलन वाले दिन जो थे, उस दिन तक वो घटना स्थल पे तो गए नहीं थे। और सतनामी समाज ने साफ साफ बोला था मुख्यमंत्री जी को मिलके कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, उपद्रवियों का हाथ है। क्या था? और सिर्फ देवेंद्र यादव ही क्यों? दूसरे नेता भी तो हैं, 90 नेता हैं, उसके बाद बावजूद और भी नेता हैं, 90 आप लोग के जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ देवेंद्र यादव का नाम क्यों आया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भाई आप जाइए, ये एक व्यवस्था है हमारे देश की, संविधान की, कि एफआईआर के तहत आपको 20 धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर। जाइए और कोर्ट में आप अपनी बेगुनाही पेश करिए और वहां से छूट जाइए। पुलिस और सिर्फ जो कार्यपालिका है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक आपको अपने साथ रख सकती है, उसके बाद उनको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और न्यायालय जो है, या तो आप ये भी बोल दीजिए कि न्यायालय जो है वो भी इशारों पे चलता है कि कोर्ट को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। न्यायपालिका किसी के इशारों पे नहीं नाचती है, या कार्यपालिका का अपना ही काम रहता है और विधायिका अपना काम कर रही है। ये लोग कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, उसका पूरा ढर्रा किसके ऊपर फोड़ देते, ये नहीं देखते हैं कि हमारे मंत्री धड़ल्ले से पैसा खा रहे थे, हमारे मंत्री धड़ल्ले से सभी चीजें कर रहे थे। आप अपनी चीजें नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि आप आप एक्सेप्ट नहीं करते, या एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे हाँ हमने गलती की। अब ये एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे कि हाँ ये जो मामला हुआ है वो सही में मोहम्मद अकबर के कारण हुआ है। आप मत करिए एक्सेप्ट, वहां पर जाके आप अपनी सफाई पेश कर दीजिए ना, कोर्ट में पेश कर दीजिए। कोर्ट तो सबके लिए एक है। चलिए, तो अभय जी, अभी मेरा कहना है कि चलो एफआईआर अगर मैं नाम लिख लिया पुलिस ने जल्दबाजी में, तो न्यायालय में तो एफआईआर केस भी हो सकती है। आदमी जब अपने तर्क देगा कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं जानता भी नहीं, पर एक आदमी मृतक है, उसने लिखा है, क्यों, किन परिस्थिति में लिखा, किसने उसको प्रोवोक किया था, किसने उसको इनका नाम बताया था,
तो ये तो बहुत सारे, और जो कि मोहम्मद अकबर ने कहा भी है कि मुझे न्यायालय पे भरोसा है, तो ये मामला तो हो सकता है कि अब एफआईआर तो दर्ज हो गई, तो अब एफआईआर तो सिर्फ न्यायालय से ही खत्म होगी। अभय जी। बात भैया, मैं वहीं आ रहा था, के.एल. चौहान साहब पूरे डिबेट को बलौदा बाजार भी ले गए, वकील के पास भी ले गए, वकील की तरफ से पक्ष भी रखने लग गए, हमारा बयान भी जारी करने लग गए कि हमारा वकील क्या दलील देगा। आज एक व्यक्ति को आत्महत्या क्यों करना पड़ा, वो व्यक्ति आत्महत्या में नाम लिखा है। मैंने शुरू में कहा एक गंभीर मामला है, लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो मैंने उठाया कि मोहम्मद अकबर के पास पूरे जीवन में, चलिए मोहम्मद अकबर के पास नहीं गए, वो तो उनके लिए खलनायक थे, पीड़ित थे, या उनको लगा कि उनके कारण सब हो रहा है। क्या वर्तमान गृह मंत्री के पास गए? क्या वर्तमान मुख्यमंत्री के पास गए? क्या कलेक्टर को उन्होंने लिख के दिया? अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ था तो आत्महत्या तो अंतिम उपाय होता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके पहले जो कानूनी लड़ाई, उसके पहले जो पुलिस का सहयोग लेना था, इस अपने प्राण त्यागने से पहले अध्यापक महोदय को सब जगह जाना था, न्याय की बात करनी थी। क्या ऐसी कोई घटना घटी? तो ये जांच का विषय होता है कि आपने अपनी फरियाद कहां की, आपको न्याय नहीं मिला, तो अंतिम चीज है। हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे पास अगर कोई एकाध आत्महत्या केस होता है तो हम लोग विचलित होते हैं। एक आत्महत्या से पूरे परिवार का दुख है। वो कितने लोग उन पे आश्रित रहे होंगे, परिवार के मुखिया रहे होंगे, और जिन लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ था उन लोगों ने कभी कोई रिपोर्ट लिखाई, कभी कोई बात की, कौन कौन लोग इनसे पैसा मांग रहे थे, वो कौन लोग थे जिनका पैसा इकट्ठा करके इन्होंने कहाँ पहुंचे। बहुत ही ऐसी बातें आएंगी। मैंने कहा ना कि आत्महत्या सुनने के बाद तो हम खुद गंभीर हैं, उसमें मोहम्मद अकबर का नाम आना, अगर कोई आज प्रधानमंत्री का नाम लिख दे, कोई मुख्यमंत्री का नाम लिख दे, तो क्या जांच नहीं होगा? अगर मोहम्मद अकबर की जगह वर्तमान किसी मंत्री का नाम होता है, वर्तमान आज भी ये चीजें चल रही हैं, आज भी लोग झोला लेके घूम रहे हैं, आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, आज भी नौकरी के पैसे लिए जा रहे हैं। क्या ये व्यवस्था बंद करने का दावा वर्तमान सरकार कर रही है कि हमने ये व्यवस्था 8 महीने में बंद कर दी? अब सरेआम घूम रहे हैं लोग, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर कैंसिल होते हैं, ट्रांसफर जिसका होता है वो बोलता है 24 घंटे में मैं वापस आके बताऊंगा, और वापस आता है वो। आज भी तो व्यवस्थाएं चल रही है। तो आज अगर कोई मुख्यमंत्री का नाम ले दे, गृह मंत्री का नाम ले दे, प्रधानमंत्री का नाम ले दे, तो क्या ऐसी एफआईआर होगी? तो एफआईआर करने से पहले मोहम्मद अकबर जैसे व्यक्ति का नाम, जिनके ऊपर इस घटना से पहले इस तरह की कोई दाग नहीं है, इस तरह की कोई बातें नहीं है, और कोई भी इस बात को नहीं पचाएगा कि नौकरी जैसे मामले में मोहम्मद अकबर की भी कोई भूमिका हो सकती है। उनके नाम पे हो सकता है, उनके आसपास के लोग हो सकते हैं, उनके संरक्षण में रह रहे लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अकबर स्वयं इन्वॉल्व थे, और ये शिक्षक महोदय को मालूम था तो क्यों नहीं गए? और क्या वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान कलेक्टर, वर्तमान एसपी, वर्तमान सत्ताधीश लोग जो सक्षम थे, अगर वो जिंदा रहते तो भी 420 की रिपोर्ट होती, नौकरी लगाने के नाम पे ठगी की रिपोर्ट होती, तमाम बीएनएस की जो धाराएं हैं वो लगती, लेकिन आत्महत्या करना पड़ा, सुसाइड नोट में अकबर का नाम लिखना पड़ा, ये चीजें। और अभी कहा हमारे चौहान साहब ने, हेड राइटिंग उनकी है। अरे हेड राइटिंग की जांच होगी, एक्सपर्ट के पास जाएगा। सुसाइड नोट जब जब्त होता है तो हेड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जाता है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आने के बाद तय होगा कि हेड राइटिंग उन्हीं की थी या नहीं थी। आपने आगे सर्टिफिकेट दे दिया कि हेड राइटिंग उनकी थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हमको ट्रायल नहीं करना चाहिए, ये पुलिस का ट्रायल करने का काम है। ठीक है चौहान जी, आप संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? सुभाष जी, हैंडराइटिंग के बारे में बता दूं कि ये मेरा बयान नहीं है, पुलिस का बयान है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने हैंडराइटिंग मिलाई है, और उनका बयान है, पुलिस का बयान है कि हाँ वो जो अध्यापक थे जो उनकी हैंडराइटिंग से ये मिलता है। ये बातें क्लियर हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता का बयान नहीं है। दूसरी बात, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई वकील अगर दलील पेश करता है कि मेरा आरोपी बेगुनाह है, क्यों है? क्योंकि फलाने गांव में इतनी चोरी हो रही है, फलाने गांव में एक घंटे के बाद उसको बर्खास्त किया जाता है, 1 घंटे के बाद फिर से बहाल कर दिया जाता है। इस वजह से मेरा जो आरोपी है, मेरा जो क्लाइंट है, वो आरोप से मुक्त है।
तो ये कौन सी दलीलें हुई? पर मैं आप दोनों से एक बात, मैं आप यहाँ रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। एक स्कूल के हेड मास्टर को चौहान जी और अभय जी जी, उन्होंने ये बोला है कि पहले वो पुलिस में जाए, पहले वो न्यायालय में जाए। अरे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आत्महत्या करने वाला इंसान पहले हर कोई पुलिस में जाता है, हर कोई न्यायालय में जाता है? कि जिसको पैसा दिया रहता है, ये पैसा कैश में दिया रहता है, ऑनलाइन या जो पक्के का पैसा नहीं रहता है। और फिर मैं बोलता हूं, हमारा जो आधार है वो ये है कि जो मृतक व्यक्ति है, मृतक, वो ये लिख के जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं ठीक है, मैं पूरी बात से आपकी चौहान जी सहमत हूं। और नारायण जी, मेरे मन में एक सवाल आता है। एक हेडमास्टर जो है वो एक आदर्श होता है, टीचर है, उसका सरकारी नौकरियों के लेन देन से क्यों रिलेशन होना चाहिए? एक बेसिक सवाल है मेरा कि वो कहाँ से इस ट्रैप में फंस रहा है। मतलब ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ क्या मतलब इस तरह का मामला हो रहा है कि जो टीचर, उसका वन विभाग से क्या लेना देना, पर वो कहीं ना कहीं इनके साथ यदि नौकरियों के लेन देन में नाम आ रहा है तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि मतलब हमारे यहाँ किस तरह से आपस में चीज़ें गड्ढमड्ढ हो रही, इस पर भी हमको सोचना होगा। ठीक है, अब चूंकि FIR हो गई है और मामला न्यायालय में जा रहा है, तो न्यायालय से पता चलेगा कि भाई पुलिस ने जल्दबाजी में किया या पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, FIR हुई है। अगर प्रधान पाठक के पास में पैसे लोगों ने नौकरी के लिए लिए या दिए तो वो लोग कौन थे और उनको प्रधान पाठक के उनसे क्या संबंध थे और उनके मंत्री से क्या संबंध थे, ये बहुत सारी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, आने वाले समय में देखेंगे। पर हम सब लोग ये चाहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, किसी को इस तरह के कारणों से आत्महत्या ना करना पड़े और हमारे प्रदेश में कोई भी बेरोजगार पिछले दरवाजे से नौकरी की कोशिश ना करे। नौकरी की एक पारदर्शी प्रक्रिया है और जो इसका पालन नहीं करता उसको पुलिस ढूंढती है, उसको जेल भी भेजती है, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। अभी हमने हाल ही में ये घटनाओं को देखा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नौकरियाँ कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि सूचना का अधिकार भी है, आप जानकारी भी ले सकते हैं, उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, आवेदन निकलते हैं। और जो लोग इस तरह का झांसा दे रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए कि कोई भी आदमी किसी को बुलाकर नौकरी नहीं दे सकता, चाहे वो किसी राजनेता का खास हो, चाहे किसी अफसर का खास हो, चाहे किसी मंत्रालय में नौकरी करता हो, पर नौकरी की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसका पालन होता है। आप मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है